क्या है? तो विज्ञान एक विशेष प्रकार के ज्ञान है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक और क्रमबद्ध जानकारी हासिल करते हैं। याद रखिएगा कि विज्ञान एक विशेष प्रकार के ज्ञान है, मतलब विज्ञान एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। विज्ञान एक विशेष प्रकार के ज्ञान है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक और क्रमबद्ध ज्ञान अर्जन करते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विज्ञान एक विशेष प्रकार के ज्ञान है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक और क्रमबद्ध जानकारी हासिल करते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, याद रखिएगा विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान की दो शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको हम लाइफ साइंस कहते हैं और इसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। याद रखिएगा फिजिकल साइंस। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? देखिए भौतिक मतलब भौतिक क्रियाकलाप। विज्ञान की वह शाखा जहां हमें निर्जीव के बारे में पता चलता है, और निर्जीव कहाँ होता है? बहुत निर्जीव में ही भौतिक क्रियाकलाप होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जहाँ हमें निर्जीव के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और जहाँ सजीव के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आप याद रखिएगा कि जहाँ निर्जीव के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे भौतिक विज्ञान, जहाँ सजीव के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भौतिक विज्ञान क्या है? तो जहाँ निर्जीव के बारे में ज्ञान अर्जन हो उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, जहाँ सजीव के बारे में ज्ञान अर्जन हो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक विशेष प्रकार की ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए, अब विज्ञान की भी दो, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान इनकी भी दो शाखाएं होती हैं, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र। रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, इसको फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? मतलब रसायन शास्त्र कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जहाँ हमें पदार्थ और पदार्थ से जुड़ी घटनाओं के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जहाँ हमें पदार्थ और पदार्थ से जुड़ी घटनाओं के बारे में ज्ञान अर्जन होता है रसायन शास्त्र कहलाता है। और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जहाँ हमें भौतिक क्रियाकलाप के बारे में ज्ञान अर्जन होता है भौतिक विज्ञान कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। याद रखिएगा रसायन शास्त्र के कहते वह विज्ञान जहाँ हमें पदार्थ और पदार्थ से जुड़ी घटनाओं के बारे में ज्ञान अर्जन होता है रसायन शास्त्र कहलाता है। जहाँ हमें भौतिक क्रियाकलाप के बारे में ज्ञान अर्जन होता है भौतिकी कहलाता है। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, भौतिकी को 8 भाग में बांटा गया है, रसायन शास्त्र को भी 8-10 भाग में बांटा गया है, लेकिन मेनली 3 पढ़ना है। ठीक है, इसका भी 3 भाग पढ़ना है। आगे के क्लासों में भी आप लोग को लेवल में नहीं है, लेकिन इसके 3 भाग हैं जो पढ़ना है 11-12 तक, और इसके 8 भाग हैं। अब ये जीव विज्ञान, इनकी और भी भाग है जो मतलब भौतिक विज्ञान का और रसायन भाग का, मैं वो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरे लिंक में, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब के भी कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं।
इसको जूलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जानने से पहले जीव विज्ञान क्या है? जहाँ सजीव के बारे में ज्ञान अर्जन होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दो प्रकार। जंतु मतलब जहाँ जीवों के बारे में जो चल सकता है, जैसे मान के चलो आदमी, जानवर, ये सब चल सकता है, उस टाइप के जो जंतु होगा उसको जंतु विज्ञान कहेंगे। और पेड़ पौधे के बारे में पता चले उसको वनस्पति विज्ञान। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ हमें पेड़ पौधे के बारे में पता चले, वनस्पति के बारे में पता चले, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। जहाँ हमें प्राणी के बारे में पता चले या जीवों के बारे में पता चले उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। पेड़ पौधे भी जीव हैं, लेकिन वो ऐसे जीव हैं जो चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करते, लेकिन वो जीव जो एक जगह से ज़्यादा दूसरे जगह तक चल सकता है, उसके बारे में जहाँ ज्ञान अर्जन होता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ जीवों के बारे में ज्ञान अर्जन हो जंतु विज्ञान, जहाँ वनस्पति के बारे में ज्ञान अर्जन हो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, BOTANY। याद रखिएगा स्पेलिंग में BOTANY, बॉटनी। जंतु विज्ञान का ZOOLOGY। जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं और बायोलॉजी भी कहते हैं। लाइफ साइंस भी कहते हैं और बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मापन के बारे में बताऊंगा। मापन क्या है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर मात्रक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आप याद रखिएगा कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। याद रखिएगा, भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहला दिशा एवं परिमाण के आधार पे, दिशा एवं परिमाण के आधार पे, और दूसरा मापन के आधार पे। मापन के आधार पे। याद रखिएगा, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पे और एक मापन के आधार पे। भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे चाल, समय, वेग, दूरी, विस्थापन, ये सब भौतिक राशि है। अब देखिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, दिशा एवं परिमाण के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला सदिश राशि, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। और इसके आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। याद रखिएगा, आधारी राशि, ठीक है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। मापन के आधार पर राशि दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। अब देख लीजिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशि कौन कौन है? सदिश और अदिश। सदिश कैसे कहते हैं? तो वो भौतिक राशि जिसे दिशा एवं परिमाण दोनों होती है, वो भौतिक राशि जिसे दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें केवल परिमाण होती है अदिश राशि कहलाती है। याद रखिएगा, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है, और वो भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होती है अदिश राशि कहलाती है। जैसे देखिए, चाल, चाल अदिश राशि है परंतु वेग सदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है, विस्थापन
सदिश राशि, याद रखिएगा। वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, तो चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, समय अदिश राशि। उसमें सिर्फ परिमाण है, तो जिसमें सिर्फ परिमाण होती है वह अदिश राशि होता है। जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है वो सदिश राशि। जैसे वेग है तो ये बताएंगे ये पूरब की ओर 4 किलोमीटर जा रहा है, पश्चिम की ओर इतना जा रहा है, इतना किलोमीटर के स्थान से, तो वो वेग है। मतलब वेग या विस्थापन जो होते हैं, जैसे बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब वेग में और या विस्थापन में दिशा भी होती है। तो जब वेग में या विस्थापन में, चाहे किसी भी भौतिक राशि में यदि दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और केवल परिमाण हो तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा, तो 5 किलो आटा कहने का मतलब ये सिर्फ 5 किलो आटा परिमाण है, उसमें दिशा नहीं कि पूरब की ओर 5 किलो आटा, ऐसा तो नहीं ना, पूरब पश्चिम उसमें दिशा तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। मापन के आधार पर ये भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। याद रखिएगा, मापन के आधार पे भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। मापन के आधार पे भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं और आधारी राशि के आधार पे भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। याद रखिएगा, मापन के आधार पे भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं, वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, मतलब मापन के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। जैसे समय निकालने के लिए किसी दूसरे राशि की हमें आवश्यकता नहीं है, समय सीधा निकल जाता है, तो वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है वह आधारी राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर रहती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे चाल निकालने के लिए हमें दूरी और समय दोनों की आवश्यकता है, तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि, मतलब वही भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर रहती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है आधारी राशि कहलाते हैं। याद रखिएगा, वही भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है आधारी राशि कहलाते हैं, जो निर्भर होती है वो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाल, वेग ये सब आधारी राशि है, लेकिन समय, दूरी, विस्थापन ये सब आधारी राशि है। ठीक है, अब बात आ रही है मात्रक की। मात्रक किसे कहते हैं और मापन क्या है। मापन एवं मात्रक। याद रखिएगा, मापन एवं मात्रक किसे कहते हैं। मापन एक प्रक्रिया है, मापन एक प्रक्रिया है या फिर ये तुलना करते हैं। मापन करने का मतलब होता है कि किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। आप याद रखिएगा कि किसी दी हुई राशि की कोई भी जो दिया हुआ राशि हो, जैसे मान के चलो कि 5 केजी आटा है, तो 5 केजी आटा कहने का मतलब क्या है कि वह 1 किलोग्राम का 5 गुना है। तो एक यूनिट दिया गया कि भाई इतना को 1 किलोग्राम कहेंगे, उसके 5 गुना ये है, मतलब ये एक तुलना है। नहीं तो मापन क्या है, तो किसी भी जो मापन किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम कैसे मापते हैं किसी चीज़ के बारे को, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए, मापन किसी भी भौतिक राशि को मापने की जो प्रक्रिया है उसे हम मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। किसी दी हुई राशि के उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक क्या है, अब मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई की आवश्यकता पड़ती है जिसे मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई की आवश्यकता पड़ती है जिसे मात्रक कहते हैं। आप याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई की आवश्यकता पड़ती है जिसे मात्रक कहते हैं। चलिए, अब अगला एक टॉपिक आप छोटा सा जो याद रखिएगा, किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 चीज़ों पर निर्भर रहना जरूरी होता है। किसी भी
किसी भी भौतिक राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो चीज़ों पर निर्भर रहना आवश्यक होता है। किसी भौतिक राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों पर निर्भर रहना आवश्यक है। पहला है संख्यांक और दूसरा है मात्रक। आप याद रखिएगा, पहला संख्यांक और दूसरा मात्रक। तो मात्रक तो मैंने आपको बता दिया, और संख्यांक जो 5 kg 6 kg, तो 5 जो उसका हो गया संख्यांक हो गया, और kg जो हो गई और उसका मात्रक हो गया। तो आप याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए या परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों पर निर्भर रहना आवश्यक होता है। पहला संख्यांक और दूसरा मात्रक। मात्रक आपको मालूम ही है कि इसको कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मात्रक कहते हैं। चलिए अब मैं आपको अगला टॉपिक बताऊं कि मात्रक की पद्धति क्या है। अब आप एक चीज़ बताइए थोड़ा सा, कि यदि आप हमारे गुलाम हैं तो मैं जो कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा, ये तो एकदम कन्फर्म है। इसलिए सबसे पहले पूरा विश्व जो था वो फ्रांस के गुलाम था। तो फ्रांस ने अपनी एक माप तौल की पद्धति अपनाई, फ्रांस ने अपनी एक माप तौल की पद्धति अपनाई जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, ये फ्रांस पद्धति है। सीजीएस पद्धति माप तौल की एक पद्धति है जो हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। मतलब सबसे पहले फ्रांस का लोग गुलाम था तो फ्रांस ने अपने माप तौल का एक पद्धति अपनाया। फिर ब्रिटेन का लोग गुलाम हो गया तो ब्रिटेन ने अपने माप तौल का पद्धति अपनाया। 1960 तक जब पूरा विश्व आज़ाद हो गया तो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लगाई गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इन तीनों पद्धतियों के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहला है सीजीएस पद्धति। देखिए, सी मीन्स सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है। तो सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, जी मतलब ग्राम द्रव्यमान का मात्रक, सेकेंड समय का मात्रक। मतलब उस समय सिर्फ 3 भौतिक राशि को मापा जाता था। इसे हम फ्रांस पद्धति भी कहते हैं, सीजीएस पद्धति को, आप याद रखिएगा। और उस समय मात्र 3 पद्धति को मापा जाता था, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। 3 मात्रक हो गए और 3 है क्या भौतिक राशि। तो 3 सेंटीमीटर से मापा जाता था लंबाई को, ग्राम से मापा जाता था द्रव्यमान को, और समय को मापा जाता था सेकेंड से। मतलब सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था और समय का मात्रक सेकेंड था। इसे हम फ्रांस पद्धति कहते हैं। आप याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति को हम फ्रांस पद्धति भी कहते हैं या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। इसे फ्रांस पद्धति या फिर फ्रेंच पद्धति कहते हैं। अब अगला है एफपीएस। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटेन पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटेन पद्धति कहते हैं। ये अंग्रेजों की पद्धति थी। जब पूरा विश्व अंग्रेज का गुलाम था तो अंग्रेजों ने अपने माप तौल की एक पद्धति अपनाई जिसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। मतलब लंबाई का मात्रक फुट हो गया, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, एफपीएस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। ये पद्धति इंग्लैंड के द्वारा अपनाया गया। याद रखिए, ये पद्धति इंग्लैंड के द्वारा अपनाया गया। लेकिन जब पूरा विश्व 1960 तक आज़ाद हो गया तो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुई जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। रखिएगा आप MKS पद्धति, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड रखा गया। लेकिन इसी पद्धति के बाद तुरंत एक चौथी पद्धति आई जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। 11वां जब सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, जिनेवा में 11वां माप तौल की सम्मेलन हुई थी। इस सम्मेलन में
जब 1960 तक पूरा विश्व आजाद हो गया तो विश्व में एक नई नाप तौल की पद्धति आई जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। इनके इस पद्धति का ही एक मॉडर्न आधुनिक क्रियान्वयन किया गया, मतलब एमकेएस पद्धति को, और एक एसआई पद्धति लागू किया गया। और एसआई पद्धति में 6 भौतिक राशि को डाला गया। याद रखिएगा कि 1960 में जब 11वां नाप तौल के लिए अधिवेशन हुआ था, नाप तौल का अधिवेशन जिनेवा में 11वां अधिवेशन हुआ था या सम्मेलन हुआ था, तो एक 11वां सम्मेलन हुआ था नाप तौल के एक में। तो उसमें 6 आधारी राशि को मापा गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। याद रखिएगा 6, सिर्फ 6। लंबाई का मात्रक उसमें निर्धारित किया गया मीटर, द्रव्यमान का नापा गया किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान में निर्धारित किया गया किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये 6। और फिर जब 14वां सम्मेलन हुआ, याद रखिए 14वां सम्मेलन हुआ था 1970 में। 1970 में जब 14वां सम्मेलन हुआ उसमें एक राशि को, भौतिक राशि को रखा गया जिसको कहते हैं पदार्थ का परिमाण। पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल, जिसका संकेत MOL होता है। उसके बाद 2 इसमें संपूरक राशि और रखी गई 1970 में। तो ये संपूरक राशि है, आप याद रखिएगा। ये जो समतल कोण और घन कोण है ये भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिकी में पढ़ाया जा रहा है जरूर, बट ये भौतिक राशि नहीं है, यह एक संपूरक राशि है। संपूरक राशि में समतल कोण और घन कोण को रखा गया। 1970 में 14वां सम्मेलन जब हुआ था उसमें समतल कोण का मात्रक रेडियन निर्धारित किया गया और घन कोण का मात्रक स्टील निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टील। रेडियन को RAD रेडियन और स्टील को SR कहते हैं। इसी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, केल्विन और एम्पियर। बाकी जितने भी लेटर्स हैं ये स्टेरेडियन हो, रेडियन हो, मोल हो, कैंडेला हो, सेकेंड हो, किलोग्राम या मीटर, ये सभी को स्मॉल लेटर में लिखा था। सिर्फ केल्विन और एम्पियर को कैपिटल लेटर में लिखिएगा। आप याद रखिएगा, भौतिक राशि का जो एसआई पद्धति 1960 में पूरा विश्व आजाद हो गया तो लागू किया गया, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। माप तौल किसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, जिसका 11वां सम्मेलन 1960 में जिनेवा में हुआ। उसी में ये 6 भौतिक राशि का मात्रक निर्धारित किया गया। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। फिर से सुन लीजिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल, समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इसमें 7 भौतिक राशि हुई टोटल, और 2 ये 9 हो गए। लेकिन ये भौतिक राशि दोनों नहीं है, ये 7 का 7 भौतिक राशि है, जिसमें 6 को 1960 में और 1 को जोड़ा गया 1970 में 14वां सम्मेलन के बाद 13वां सम्मेलन के बाद। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले इसको लिखिए। अब चलिए मैं आपको मानक एसआई उपसर्ग के बारे में बताता हूँ। मानक एसआई उपसर्ग क्या है, समय मैंने इसको पहले लिख दिया है तब रिकॉर्डिंग किया हूँ, इससे वीडियो ज़्यादा देर का हो जाता है। आप याद रखिए 10⁻³ मतलब 10⁻3, तो मिली इसको m कहते हैं। 10⁻6 माइनस में तो माइक्रो म्यू, 10⁻9 तो नैनो n, 10⁻12 पी को p स्मॉल p, 10⁻−15 ये फेमटो हो गया f, 10⁻−18 एटो, ये सारे माइनस में पावर है। और इधर देखिए 10⁻3 तो किलो, 10⁻6 तो मेगा, 10⁻9 तो जीगा, 10 जीगा ये जीगा, 10⁻12 तो टेरा, 10⁻15 तो पेटा, 10⁻18 तो एक्सा। एक्सा को ई कहते हैं, पेटा को पी, टेरा को टी, जीगा को जी, मेगा को एम, किलो को
के, याद रखिएगा किलो को के कहा जाता है, मेगा को एम कहा जाता है, जीगा का जी, टेरा का टी, पेटा का पी, एक्सा का ई। ये ऐसा क्यों है, ये क्यों, इसकी यूज कहाँ है, कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा दूरी है तो उसको तो हम सेंटीमीटर में नहीं निकाल सकते, तो सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, बहुत सारा प्रकाश वर्ष ऐसे तो बदलना पड़ेगा ना। तो हम कैसे बदलेंगे इसके बारे में आपको यहाँ बताऊँगा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा क्या है, किलो, ये सब किलो, मेगा, जीगा, पेटा, इसका यूज कैसे करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताना है। जैसे देखिए आपको दे देगा, कहीं पे भी दे देगा, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी मात्रक हो तो उसको मीटर के रिस्पेक्ट में हम बदलते हैं, सीधा मीटर के रिस्पेक्ट में। देखिए इन सारे उपसर्ग का हम यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पे जैसे दे देगा आपको कि 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए किलोमीटर है ना, तो ये किलोमीटर मतलब 10 पे पावर एम है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 गुना 10 पे पावर 3 मीटर, मतलब हो जाएगा कितना 10 इंटू मीटर, आप याद रखिएगा, मतलब ये हो जाएगा 10,000 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, मानक एसआई उपसर्ग को याद रखने के लिए मैंने 2 शॉर्टकट तरीका आपके पास लिखा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मानक एसआई उपसर्ग को याद रखने के लिए हमने 2 शॉर्टकट तरीका लिखा है जो मैंने खुद से बनाया है। इसे आप याद रखिएगा तो आपको मानक एसआई उपसर्ग याद रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये कविता टाइप का है, आप याद भी रख सकते हैं। जैसे देखिए, मिला मलाई नैवेद्यम पिस्ता फेरी वाला आया। मिला तो समझे, मिला मतलब कि कोई जो फेरी वाला है वो मलाई नैवेद्यम पिस्ता मिला के वो बेचने आया है, तो इसमें क्या लेंगे, मिला मलाई नैवेद्यम पिस्ता फेरी वाला आया। अब देखिए मिला से मी ले लिए तो मिली हो गया, मलाई से एम ले लिए तो माइक्रो हो गया, नवेदम से न ले लिए तो नैनो हो गया, पिस्ता से पी लिए तो पीको हो गया, फेरी वाला फे तो फेमटो, आया तो एटो, आया का ए लिए तो एटो हो गया। आप याद रखिएगा, मिला मलाई नैवेद्यम पिस्ता फेरी वाला आया। दूसरा है कितना मेथी जीरा टेबल पे एक्स्ट्रा है। दूसरा याद रखने के लिए आपको सही तरीका है, कितना मेथी जीरा टेबल पे एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, किलो की तो किलो हो गया, में से मेगा हो गया, जीरा तो जीगा, टेबल तो टेरा, पे से पेटा, ए से एक्स्ट्रा एक्सा। याद रखेगा कितना मेथी जीरा टेबल पे एक्स्ट्रा है, कितना मेथी जीरा टेबल पे एक्स्ट्रा है, इसे आप ये याद रख सकते हैं। अब कुछ भौतिक राशि ऐसी भी हैं जिनका एसआई मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। उन सारे मात्रकों को मैं लिख दे रहा हूँ, आप पहले इसको उतार लीजिए। बल का मात्रक न्यूटन साहब के नाम पे रखा गया। न्यूटन साहब को आदर देने के लिए बल के मात्रक को न्यूटन कहा गया, क्योंकि बल की जो परिभाषा न्यूटन सेकेंड लॉ के द्वारा दिया जाता था, इसलिए न्यूटन साहब को आदर के लिए हम बल का मात्रक न्यूटन रखें। ऊर्जा का मात्रक जूल रखा गया, जिसे जे के द्वारा दर्शाया जाता है। दाब का मात्रक पास्कल, जिसे पीए के द्वारा दर्शाया जाता है। हम वायुमंडलीय दाब के मात्रक को एटीएम कहते हैं, अर्थात आप दाब के मात्रक को पास्कल और एटीएम दोनों कह सकते हैं। अब याद रखिएगा, इन तीनों को छोड़ के और भी बहुत सारे राशियां हैं जिनके मात्रक हम किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं। आप सिर्फ अभी ये तीनों को रखें, आगे की वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। दूरी के 3 अन्य मात्रक भी हैं, एक है खगोलीय इकाई, दूसरा प्रकाश वर्ष और पार्सेक। खगोलीय इकाई क्या है, आप याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। आप याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं, जिसे हम AU कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10 पे पावर 11, मतलब 1.495 गुने 10 पे पावर 11 मीटर। याद रखिएगा कि खगोलीय इकाई के बराबर होता है 1.495 गुने 10 पावर 11 मीटर। और खगोलीय इकाई है क्या, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है, मतलब सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है, उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं।
अगला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, इसको देखना ना, LY लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष क्या है तो पहले प्रकाश वर्ष का वैल्यू आप जान लीजिए 9.46 इंटू 10⁻15 मतलब 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं। तो पूरे एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय किए गए दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पूरे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय किए गए दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। आप याद रखिएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगला है पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। पारसेक का बराबर कितना होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। पारसेक या पारसेक सेकेंड भी कहते हैं इसको, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा